स्टूडेंट्स, हमें पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पता नहीं था कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। एटम के अंदर एक जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की एक एक करके डिस्कवरी करनी थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाने के बाद जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो की गई। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई इसके बारे में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने 1932 में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जेम्स चैडविक ने इसके बारे में बात किया। काफी ईयर से पहले जो साइंटिस्ट के मन में डाउट था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी हो सकता है एटम के अंदर। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे पहले ही जो जेम्स चैडविक ने उसने बात किया इसके बारे में। काफी सारे साइंटिस्ट के मन में डाउट था। ऐसा डाउट कैसे था कि जब हीलियम और हाइड्रोजन एटम के मास को कंपेयर करें तो उसमें एक डाउट आता है कि जो मास एटम के मास को कंपैरिजन करते हैं तो डाउट क्या आता है। साइंटिस्ट को ये तो पता था कि जो हीलियम एटम है उसमें दो प्रोटॉन होते हैं। हीलियम एटम के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। और जो हाइड्रोजन है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है। पर मेनली जो एटम का मास होता है वो प्रोटॉन का ही मास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में। नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो पूरे एटम का मास बचा वो किसके कंपैरिजन में बचा? प्रोटॉन के मास में। तो हीलियम का जो मास मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है दो प्रोटॉन के कारण। हीलियम का मास किसकी वजह से है? दो प्रोटॉन के कारण। और जो हाइड्रोजन का मास है वो उसके एक प्रोटॉन के कारण रिस्पॉन्सिबल है। और एक एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? वन प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो हीलियम का मास होगा 2 यूनिट और जो हाइड्रोजन का मास होगा वो कितना होगा? 1 यूनिट। इसका मतलब अगर मासिस को कंपैरिजन किया जाए तो एक हीलियम का जो मास है 2 यूनिट वो किसके इक्वल आना चाहिए? एक हीलियम का मास टू प्रोटॉन के जो टू हाइड्रोजन एटम है उसके मास के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये पाया गया कि हीलियम का मास दो प्रोटॉन के मास से काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं हुआ कि हीलियम का जो एक हीलियम का मास होगा वो दो हाइड्रोजन के मास के इक्वल होगा, ऐसा नहीं हुआ। हीलियम का मास दो हाइड्रोजन के मास से काफी ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ कि दोनों का मास इक्वल क्यों नहीं है दो हाइड्रोजन का एक हीलियम एटम के इक्वल? अगर यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम की जगह पर हम 4 हाइड्रोजन एटम लेते हैं, अगर 4 हाइड्रोजन एटम लिए जाते हैं तो जो मास है वो तब एक हीलियम एटम के मास के बराबर हो जाता है। तो कितना हमने हीलियम एटम लिया 1 और जो हाइड्रोजन एटम है वो कितने? 4 हाइड्रोजन एटम। तब दोनों का मास क्या आया? इक्वल। तो स्टूडेंट्स, हम जो एटॉमिक मास आ रहा है, जो एक्स्ट्रा मास इनका, वो किसके कारण आ रहा है? आज हम इसका आंसर बता सकते हैं कि हीलियम एटम में जो न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। हीलियम एटम के में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होगा? 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो ये डाउट साइंटिस्ट के मन में काफी ईयर से चल रहा था कि एक डाउट और भी है कि अगर आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को कंपैरिजन करें अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, तो जैसे एग्जाम्पल लिया जाए हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। जो हीलियम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 4
और जो लिथियम का एटॉमिक मास होगा वो 7 और बेरिलियम का एटॉमिक मास 9। लेकिन जो इनका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर Z, हीलियम का होगा 2 और लिथियम का होगा 3 और बेरिलियम का कितना होगा 4। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो ये देखा जाता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है हीलियम का, जो एटॉमिक मास है 2 होना चाहिए। एटॉमिक जो नंबर है 2 उसी के इक्वल 2 होना चाहिए, लेकिन ये 4 है। लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 6 होना चाहिए, लेकिन वो कितना है 7 है। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो उसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए 8, लेकिन ये कितना है 9। जो एटॉमिक मास को रिफ्लेक्ट करता है कौन, एटॉमिक नंबर। इस तरह का डाउट भी साइंटिस्ट के मन में है। फिर जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने 1932 में ये बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी है। अब देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंट कैसा था। ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जैसा ही था। जो रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसी के जैसा था ये एक्सपेरिमेंट। इसकी सेटअप देख लेते हैं। यहाँ पर जो टारगेट लिया गया वो बेरिलियम लिया गया है। बेरिलियम की जगह पे आप बोरोन को भी टारगेट यूज कर सकते हो, और बेरिलियम को टारगेट माना गया। और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज है बीम, वो गिराई गई बेरिलियम को टारगेट मानकर। जो रेज एमिट हो रही है वो इसके इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करके देखा गया, तो ये पाया गया कि ये रेज न्यूट्रल रेज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करने पर इन रेज में किसी भी टाइप का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिर जो वैक्स है उसमें से इन रेज को पास करवाया गया। पैराफिन वैक्स जो मोम होता है उनमें से जो अल्फा रेज है, अल्फा पार्टिकल्स की रेज, इनको पास करवाया गया और जो टारगेट किया गया बेरिलियम एटम को, तो ये पाया गया कि यहाँ से शूट आउट हो रहा है प्रोटॉन। कुछ ना कुछ यहाँ से बाहर निकल रहा है, क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन यहाँ से शूट आउट या बाहर निकल रहा है। तो प्रोटॉन अगर यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो ये कंक्लूड किया गया कि इस रेज में कुछ ना कुछ मोमेंटम है। एक तो ये रेज न्यूट्रल है, और साथ के साथ में ये कंक्लूड किया गया कि इसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकती। और अगर मैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता ये बोलूं तो इसका मोमेंटम नहीं होता। और जो वैक्स के एटम में से जो प्रोटॉन्स को तेजी से ये बाहर निकाल पा रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता। अगर ये बाहर निकाल रहे हैं, मतलब अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंसीडर किया गया, तो ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल रेज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बल्कि ये काफी ज्यादा मासिव पार्टिकल्स हैं जो प्रोटॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं। और प्रोटॉन्स को बाहर निकल, बल्कि ये काफी ज्यादा मासिव पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे ये माना गया कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसका तो जो मास है ये प्रोटॉन के मास के कंपैरेटिवली है, और इसे लास्ट में नाम दिया गया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया इन मासिव पार्टिकल्स को? जो नाम दिया गया वो क्या है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इन रेज को इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करने पर किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं पाया गया था। तो उसी वहीं से आप बता सकते हो कि ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और इन्हीं पार्टिकल्स को लास्ट में जो रेज है क्या नाम दिया गया था, न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो इसका मास होता है वो किसके कंपैरेटिवली होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के। तो गाइज ये था हमारा जेम्स चैडविक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। So please like, share and subscribe this video. Thank you guys.